Assalamu alaikum, dear alls. How are you? ठीक ठाक, हालात ठीक है। आज आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग चीज़ की तरफ ले जाता हो, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा है प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चूँकि के ये तीनों जो पार्टिकल्स है ये हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स है किसी एटम के लिए। एटम में इनका होना, अगर ये ना हो तो एटम्स का वजूद नहीं रह सकता है। तो इसलिए जी, और जो ज़रूरी ये है कि हम न्यूट्रॉन पर भी कुछ डिस्कशन करें कि न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे मुमकिन हुआ। जनाब, बहुत इंटरेस्टिंग है, अगेन से इंटरेस्टिंग है। तो आप लोगों ने सुनना है, ईटे के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको पढ़ें, बुक को फॉलो करें, लेक्चर को पढ़ें, लेक्चर को सुने, पढ़ें, वॉच करें। और अगर आप में से किसी ने आज तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये तो इस तरह के वीडियोज़ है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट के वीडियोज़ तुम्हें मिलते रहेंगे। ठीक है, 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इवन BS, ईटा वगैरह जितनी भी केमिस्ट्री के साथ रिलेटेड है स्टूडेंट्स हैं, इंशाल्लाह उनके लिए काम करूँगा। और ये मैंने अभी मुसम्मम इरादा किया है कि आप लोगों के लिए काम ज़रूर करूँगा। ठीक है जनाब, ले जाता हो आप लोगों को किस टॉपिक की तरफ? लेक्चर नंबर 9, चैप्टर नंबर 2, FSC पार्ट 1, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। कैसे मुमकिन हुआ? मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन द एटम। किसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था? क्रोक्स। किसने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था? गोल्डस्टाइन। It was believed that the atom consists of electron and proton, but the mass of an atom was much more greater than the mass of electron and proton. यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास जो था वो अगर हम कंबाइन ले लेते तो एटम के मास से वो बढ़ के आ रहा था। ठीक है, आगे जाते हैं। Mass of electron and proton. So in 1920, Rutherford assumed that another heavy neutral particle is also present in the atom. So in 1932, फिर 1932 में James Chadwick, who performed some nuclear reactions and found that the atom also, here is atom also consists of neutral particles called neutron. Which is present in the nucleus of the atom, and almost the whole mass of the atom is concentrated in the nucleus of the atom, which is actually the mass of proton and neutron, while the electron just revolve around the nucleus in shells. Okay जी, चलो अगर मैं एक एटम ले लूँ फॉर एग्जाम्पल, अभी चलो एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर मैं एक एटम ले लूँ, मैंने किस चीज़ का एटम लिया? लेट फॉर एग्जांपल मैं सोडियम का एटम ले लूँ। सोडियम का एटम, उसका एटॉमिक नंबर क्या है? उसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो जब एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 11 ही प्रोटॉन है। ओके जी, जब 11 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन ऑटोमेटिकली 11 ही होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसने फॉर एग्जांपल हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर देते हैं, तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इससे जो नेक्स्ट वाला शेल है उसमें कितने होंगे? उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम इन 11 इलेक्ट्रॉनों और यहाँ पर जो 11 प्रोटॉन है उनको हम इससे निकालें और इनका मास क्या करें? इनका कंपैरिजन करें। इसको मैंने इन 11 इलेक्ट्रॉन जो फॉर एग्जांपल 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन मैंने लिए हैं, इनका मास कंबाइनली मैंने इस तराजू में रखा, पल्ले में रखा, और इसका जो नेक्स्ट वाला है जो पूरा के पूरा दूसरे पल्ले में मैंने सोडियम का एटम लिया। तो अभी क्या हो जाएगा, जब मैं इसको उठाऊंगा तो जनाब क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा कि सोडियम बहुत नीचे चला जाएगा। जो सोडियम का पल्ला है
वो बहुत नीचे चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ रदरफोर्ड ने इसी चीज़ को एज्यूम किया था कि जनाब अगर हम कहते हैं कि एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो फिर तो ये होना चाहिए था कि अगर मैं सोडियम का एग्जाम्पल ले लूँ तो सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है, तो सोडियम का एटम 11 इलेक्ट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर, सोडियम के एटम का मास जो है वो इनके मास के बराबर होना चाहिए था। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है, सोडियम बहुत नीचे चला जाता है। इसका मतलब ये कि सोडियम इन दो चीज़ों के मास से बहुत भारी है। तो उन्होंने सोचा कि इस सोडियम में तो भी 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि एक और हीवी पार्टिकल यहां पर मौजूद है, एक और हीवी पार्टिकल यहां पर मौजूद है। ओके, क्लियर। सो उन्होंने सोचा था वो हीवी पार्टिकल न्यूट्रल पार्टिकल है, ये उसने सोचा था। कैसे उन्होंने सोचा था? उसने सोचा था जनाब एटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9th के लेवल में पूछा जा सकता है, व्हाई एटम इज न्यूट्रल, एटम क्यों न्यूट्रल होता है? तो एटम न्यूट्रल अभी मैं बता देता हूं कि एटम के अंदर हम जानते हैं जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि, लेकिन ये अपोजिट है, सॉरी ये अपोजिट है। तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, तो जितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उतने ही प्रोटॉन के चार्ज है। तो इस तरह करेगा कि 11 इलेक्ट्रॉन सोडियम के, 11 इलेक्ट्रॉन उनके 11 प्रोटॉन को न्यूट्रल कर देगा और एटम न्यूट्रल आएगा। लेकिन अब तो पता चला कि इसमें एक और पार्टिकल मौजूद है। अगर पार्टिकल मौजूद है तो उस पर चार्ज होना चाहिए। अगर चार्ज होता, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव होता, तो एटम एज अ होल पॉजिटिव होता। बेशक के 11 इलेक्ट्रॉनों ने 11 प्रोटॉनों को तो न्यूट्रल किया, लेकिन इस पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए सोडियम अभी पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन नहीं आ रहा है, न्यूट्रल आ रहा है। इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है। अगर उस पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज है तो सोडियम का नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन सोडियम न्यूट्रल आ रहा है। इसका मतलब यह है कि नेगेटिव भी नहीं है। अगर नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, तो हम क्या नाम दे सकते हैं? न्यूट्रल ही दे सकते हैं। ये एज्यूम किया था रदरफोर्ड ने, उनने यही सोचा था। 1932 की बात है, याद रखो रदरफोर्ड ने 1911 में अपना न्यूक्लियस का जो डिस्कवरी का एक्सपेरिमेंट किया था, ये 1911 की बात है। फिर 1920 में उन्होंने एज्यूम किया, और 1932 में जेम्स चैडविक था जिन्होंने न्यूक्लियर रिएक्शन करके उन्होंने साबित किया कि बेशक एटम के अंदर क्या होता है, बेशक एटम के अंदर एक और हीवी पार्टिकल है। उनने क्या किया? उनने न्यूक्लियर रिएक्शन किए, बहुत सारे रिएक्शंस किए, लेकिन मैं एक रिएक्शन का बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर ऑफ देके बेरिलियम को देखे, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है और इसका मास नंबर 11 है। इसको अगर मैं बम्बार्ड करो किस चीज़ से? हीलियम से। हीलियम जो एक्चुअली अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, इनसे अगर आप इसको बम्बार्ड कर देते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? रिजल्ट आपको मिलेगा 612 N01। इसका क्या मतलब है? उसने सोचा था कि हम एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है, एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है, ये एटम का एटॉमिक नंबर है, और ये भी है, ये भी एटॉमिक नंबर है। ये क्या है? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये वाला भी है। दिस इज ऑल्सो नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटम के अंदर, इस एटम के अंदर 4 प्रोटॉन, और इसके अंदर न्यूक्लियस की बात करता हो 4 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, तो 4 ये आपस में मिलके 4 और 2 आपस में मिलकर उन्होंने 6 प्रोटॉन बनाए हैं। बेशक ये कार्बन के है। अब ये मास नंबर है, तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल 2 प्रोटॉन है तो इससे 2 ले लो, ठीक है, और इससे कितने ले लो? यहाँ पर 4 इससे ले लो तो ये 6 बनता है, ठीक है। 6 जब आगे चला जाता है एटॉमिक नंबर तो ये आया। अभी ऑफ देखे कि 4 और 9 मिलके क्या बनाता है? 13 बनाता है। कितना बना देता है? 13 बना देता है। लेकिन वह बनता क्या है? वह तो 12 बनता है। ये एक चीज क्या है जनाब? प्रोटॉन तो नहीं है, प्रोटॉन तो ठीक तरह से आ रहे थे,
इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी 2 है, 4 तो 6 बन गए। इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, प्रोटॉन भी नहीं है, क्योंकि 2 प्रोटॉन और 4 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर ये 12 आ रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब कुछ और हो रहा है जिसमें कोई और चीज है। यार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम आ रहे हैं, जो ये चीज निकल रहा है, ये जो शुआएं निकल रही है, ये क्या चीज है? तो उनने इसी चीज को न्यूट्रॉन का नाम दिया। इसी चीज को उनने किस चीज का नाम दिया? न्यूट्रॉन का नाम दिया। ये है जनाब। आगे चलते हैं। फिर इनके कुछ प्रॉपर्टीज है, इनके कुछ प्रॉपर्टीज है। इस बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, इस एक एग्जाम्पल को आपने सिर्फ याद रखना है। ये जो बेरिलियम वाला केस था, एक और एक आप कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने क्या करना है, इनके प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। सबसे पहले जैसे कि प्रोटॉन के बारे में अपने कहा था, इलेक्ट्रॉन के बारे में अपने कहा था कि वो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, तो ये भी स्ट्रेट लाइंस में चलते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, स्ट्रेट लाइंस में चलते हैं, स्ट्रेट लाइंस। जनाब सेकंड में आपने लिखा था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये यहां हम लिखेंगे न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। ठीक है जी। अब थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड और अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये अट्रैक्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक and magnetic field not attracted, magnetic field is not attracted by them or by these rays. okay, क्योंकि ये चार्जलेस है। ठीक है। नंबर 4 क्या लिखेंगे? चार्जलेस। मास कितना है? नंबर 6 आप इसका मास देखें, 1842 टाइम heavier than electron, heavier than electron, 1842 टाइम heavier than electron। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि न्यूट्रॉन जो है वो सबसे हेवी पार्टिकल है, सबसे भारी पार्टिकल अगर किसी एटम के अंदर मौजूद है तो वो न्यूट्रॉन ही है। क्यों? उनके प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम हीवियर था, और ये जो न्यूट्रॉन है ये कितना हीवियर है? ये 1842 टाइम हीवियर है। जनाब आगे जाते हैं। इसका 4 to mass रेशो कितना है? इसका 4 to mass रेशो कितना है? तो जनाब इलेक्ट्रॉन से बड़ा होगा, प्रोटॉन से बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन से छोटा होगा, प्रोटॉन से छोटा होगा कि नहीं? क्या होगा? मैं ये कहता हूं, अभी देखो इसका चार्ज 0 है, मास जितना भी है 0 को आप जिस भी चीज पर डिवाइड कर देंगे इसका आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। आप 0 को जिस भी चीज पर डिवाइड करेंगे इसका आंसर 0 होगा। तो इसका कोई E/m नहीं है। ठीक है, नो E/m, नो E/m, क्योंकि इनका चार्ज 0 है, इसका कोई E/m नहीं है। जनाब ये तो है। एक इंपॉर्टेंट MCQ का बताते तो एक पेपर में आया था। अभी देखो मैं मैथमेटिकली एक चीज बता देता हूं कि आप जिस भी चीज को 0 को आप जिस भी चीज पर आप डिवाइड कर देते हैं इसका आंसर 0 आएगा। लेकिन अगर कोई चीज आप 0 पर डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर इन्फिनिटी में आएगा। अभी उन्होंने MCQs क्या बनाया था? MCQs क्या था? ये तो प्रॉपर्टी तो नहीं है, खत्म हो गई। ठीक है, MCQs कैसा था कि m/e ऑफ न्यूट्रॉन इज नंबर 1 क्या है? उन्होंने लिखा था 0, पता नहीं 0 लिखा था कि कुछ और ऑप्शन में कुछ चेंज थे। सेकंड इन्फिनिटी, ठीक है। थर्ड कोई ऑप्शन था, फोर्थ कोई और ऑप्शन था, वो थोड़े बहुत ए एंड बी, नन ऑफ दिस ऑफ, इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन देखो अभी आप लोगों ने चूंकि आपका वास्तव बहुत ज़्यादा पड़ा है इसके साथ, तो आप हमेशा ने E/m को आपने सोचा था कि न्यूट्रॉन के लिए 0 होता है, इसलिए आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा है। अभी उन्होंने क्या किया? उन्हें m/e कर दिया है, m/e, मास टू चार्ज रेशो बनाया। E/m नहीं किया, m/e कर दिया, तो अभी 0 नहीं आएगा, अभी इन्फिनिटी आएगा। आप लोगों ने सोचा था, कहा था
पढ़ा है कि जो भी चीज़ 0 पर डिवाइड किया जाए इसका आंसर इन्फिनिटी में आएगा। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी है, ये ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ज़्यादा तो नहीं है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हिस्टोरिकल बहुत हिस्ट्री रखता है, तो आपने इसको पढ़े। क्योंकि हमने एटम के अंदर जाना है और एटम के अंदर जाने के लिए ये चीज़ें जो फंडामेंटल पार्टिकल है आपने इनको पढ़ने हैं। मस्ट रिमेंबर कि हमारे पास एटम के अंदर इसके अलावा 36 डिस्कवर्ड पार्टिकल्स है और बहुत साइंटिस्ट तो कहते हैं कि इस एटम के अंदर मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल है, कुछ और कहते हैं कि इस एटम के अंदर मोर देन 200 सब एटॉमिक पार्टिकल है, 36 में डिस्कवर है। ठीक है, 35 कुछ कहते हैं, कुछ 36 कहते हैं, कोई बात नहीं है, आप जिस तरह भी याद करें ठीक होगा। तो लेकिन इनमें जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। हाउएवर आगे कुछ MCQs भी आ सकते हैं जिसमें हम फंडामेंटल के बारे में मज़ीद डिस्कशन करेंगे। अभी आपने इतना ही जहन में रखना है कि एटम के अंदर जो 3 पार्टिकल्स के पर हमने डिस्कशन किया है, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये एटम के फंडामेंटल पार्टिकल है। इसके अलावा एटम का तस्वुर नामुमकिन है, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। वीडियो को देखिए, कल वाला क्वेश्चन मस्ट रखिए, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन होगा पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन है और ईटा के लिए MCQs इंपॉर्टेंट है। उसके नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट को नहीं बोलना है, लेकिन उसके लिए आपने सब चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट मिलते रहे। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ईटा, सारी चीज़ों से सारी चीज़ों में इंपॉर्टेंस है उनके। तो अपने उसके लिए अपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।